Yeah, good evening all. We'll continue with budget, production budget और एक एग्जाम सम है तो ज़रूर लेना चाहूँगा. From the following information relating to 2014 and condition expected to prevail in 2015, यानी आपको 2014 दिया हुआ है डेटा और 2015 का बजट बनाना है. 14 का सेल्स 40,000 यूनिट्स के लिए 1 लाख रुपी, रॉ मटेरियल 53,000, वेजेस 11,000, वेरिएबल ओवरहेड 16,000, फिक्स्ड ओवरहेड 10,000. अब 15 के लिए क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स है? 60,000 यूनिट्स हो जाएगा और सेल्स होगा 1,50,000, यानी वो तो दे दिया है आपको ऑलरेडी. रॉ मटेरियल विल बी 5% इंक्रीज इन प्राइसेस, wages 10% increase in wage rate and 5% increase in productivity. Okay. Additional plant हमें एक लेथ लगेगा 25,000 का एंड वन ड्रिल लगेगा 12,000 का और जिसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. एंड दैट्स ऑल फॉर द कैलकुलेशन. तो चलो लेट्स स्टार्ट. एक्चुअली सम नंबर 13 आया था एग्जाम में, लेकिन मैं सम नंबर 12 करना चाहता हूँ क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सम लिया था. चलो लेट्स स्टार्ट. पहले तो आप 14 का कैलकुलेशंस कर लीजिए. कॉस्ट शीट फॉर 14 और यू कैन से बजट फॉर 14. ट्वेंटी 14 एंड 2015 दो कॉलम्स रखे हैं, एक रुपीस के लिए और दूसरा यूनिट्स के लिए. यूनिट्स 2014 में 40,000 थे एंड 2015 में 60,000 है. सेल्स इज 1 लाख. मैं उसके नीचे लेता हूं क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर्स रुपीस एंड रुपीस पर यूनिट. सिमिलरली क्यों रुपीस और रुपीस पर यूनिट? आई होप आपको याद रहेगा. वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट बजट में फ्लेक्सिबल में किया था तो वो आपको काम में आएगा. चलो लेट्स डू सेल्स. सेल्स 1 लाख था, देन लेस कॉस्ट. कॉस्ट में है रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल इज 53,000. देन wages is 11,000. Variable overheads is 16,000 and fixed overheads 10,000. That's all. मैं सबका पर यूनिट निकाल के रखता हूँ, मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा. प्रॉफिट्स मैं टोटल कॉस्ट नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ बिकॉज आई कैन डू इट. मीन्स सेल्स में से ये सारे कॉस्ट माइनस कर देंगे. एक एडिशनल कॉस्ट है इन 2016, इसलिए मैं एक लाइन ऐड किया. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है.
ओके, वी आर रेडी। अभी सेल्स फॉर 60,000 उन्होंने दिया है 1,50,000, ये डेटा दिया है। बाकी सब आई थिंक डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन इज 10%, 10% of 25,000 plus 12,000, so it comes to 3,700। ओके, तो अभी हम रॉ मटेरियल में चेंजेस है। सर रॉ मटेरियल का 5% इंक्रीज इन प्राइसेस है, यानी जितना पहले था 5% बढ़ गया, 5% बढ़ गया तो 1.05, तो अब खर्चा हो गया 1.39125। क्या सबको समझा है? हेलो, यस सर। ग्रेट। अभी वेजेस में कैलकुलेशन करना बाकी है। वेरिएबल में कोई चेंज नहीं है, तो वेरिएबल का पर यूनिट विल रिमेन सेम। फिक्स्ड ओवरहेड्स में कोई चेंज नहीं है, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल वैल्यू विल रिमेन सेम। ये हमने फ्लेक्सिबल बजट में सीखा था। एंड बाकी अभी वेजेस छोड़ के बाकी सब चीज इज सेम। ना ये दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 60,000 and this will be divided by 60,000। देन काफी आ गया सर, ये वेरिएबल ओवरहेड्स फाइंड करता हूं मल्टीप्लाई बाय, अभी रह गया वेजेस, बाकी सब हो गया। बाकी सब हो गया है ना। अभी सिर्फ वेजेस हो बाकी है। क्या आप वेजेस कैलकुलेशन करके देंगे बॉस? वेजेस में 10% इंक्रीज इन वेज रेट एंड 5% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, पर यूनिट में चेंजेस होगा काय को? बिकॉज इट इज वेरिएबल इन नेचर। कम ऑन। सर 1,50,000 आएगा ना सेल्स? सेल्स 1,50,000। हाँ तो 2050 का आपने शायद 15 lakhs लिखा है। यस, ओके, ये रहा। चलो चलो चलो, 1,50,000 कर दिया। I am waiting for your sales data, wages का per unit please। 0.3025। 0.3025। ओके, ऐसा एक आंसर है। व्हाट अबाउट अदर्स? चलो मैं करके दिखाता हूं। ऐसा होना चाहिए कि पहले कितना था, 2014 में वेरिएबल ओवरहेड्स कितना था? तो 2014 में था 0.275। अगर 0.275 था तो कहने से कितना प्राइजेस बढ़ गए? 10% इंक्रीज इन वेज रेट, तो एट 10%, एट 10% is 0.1, this much. Now 5% increase in productivity,
5% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, तो अगर 5% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से खर्चा कम होता है सर, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से खर्चा कम होता है। कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई सर? प्रोडक्टिविटी बढ़ गई 5% से, so that means this is 105, so this is 105 यानी 1.05। अगर 1.05 इतना है तो 100 कितना है, यानी 1 कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 0.288095। क्या आपको समझा है? ऑल ऑफ यू, हैव यू अंडरस्टूड? या ये 1.05 कैसे आया, सबको समझा? यही पर्टिकुलर बेसिकली एक चीज लेने के लिए मैं ये सम कर रहा हूँ। हाँ सर समझाइए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो चलो ये लिख लेता हूँ 0.288095 and everything is ready, and everything is ready। सब कुछ समझा है? मेरा पूरा 2015 क्लियर है बेटा? Now we proceed ahead। यहाँ पे प्रोडक्शन एफिशिएंसी रिड्यूस्ड है। अगर प्रोडक्शन एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगा तो ये जहां पे मैंने 1.05 लिखा है ना बेटा, वहां पे 95 हो जाएगा, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा ना। हैव यू अंडरस्टूड दैट पार्ट? तो प्लीज ये सम नंबर 13 आप लोग जरूर कर लेना, आ जाएगा, ठीक है? ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड ना। अभी कैश बजट लिया है मैंने 389, सम नंबर 9, 389। सम नंबर 9, कैश बजट इज वेरी इजी, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि कैश बजट वोंट बी आस्क्ड इन एग्जाम, क्योंकि अगर एमसीक्यू, लेकिन एक आध पोस्ट मैंने ऐसे देखा है, मैंने अभी तक वेबसाइट पे वो डॉक्यूमेंट नहीं लिखा है, आई हैव नॉट सीन कि क्वेश्चन का पेपर पैटर्न कैसे आएगा। तो प्लीज मॉक टेस्ट जैसा भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, तो प्लीज पे like you be ready for all circumstances। so let us do cash budget। कैश बजट सिंपल है, अपना रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का वर्टिकल फॉर्मेट होता है, ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स विल गिव मी क्लोजिंग बैलेंस। लेट्स प्रोसीड। क्या दिया है आपको? प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 months एंडिंग 30th जून। 3 months एंडिंग जून मतलब सिंपल है, अप्रैल मई जून, 3 महीने का करना है, अप्रैल मई जून 2016। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, आपको फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 5 महीने का आपको सेल्स दिया है, मटेरियल कॉस्ट दिया है, वेजेस कॉस्ट दिया है और ओवरहेड्स कॉस्ट। अभी डेटा, दूसरा डेटा क्या दिया है कि क्रेडिट टर्म्स मतलब क्रेडिट पीरियड, सेल्स टू डेटर्स 10% आर ऑन कैश, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ यानी 1 महीने का क्रेडिट, एंड बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ यानी 2 महीने का क्रेडिट, यानी 50% को 1 month और 50% को 2 months। क्रेडिटर्स मटेरियल को 2 months क्रेडिट, वेजेस को 1/4 month क्रेडिट,
ओवरहेड्स को हाफ मंथ का लैग बोलो या क्रेडिट बोलो, वो आर वन एंड द सेम। अभी बाकी का इंफॉर्मेशन, ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1st April is 6,000. Other relevant information, plant and machinery will be installed in February at cost of 96,000. The monthly installment of 2,000 is payable from April onwards. Dividend of 5% on preference shares of rupees 2 lakhs will be paid on 1st June. Advance to be received on sale of vehicle for 9,000 in June. Dividend from investment amounting to 1,000 are expected to be received in June. ये सब कुछ पढ़ने के बाद सबसे पहले आप कैश बजट का क्या बना लोगे, फॉर्मेट बना लोगे। कैश बजट, रिसिप्ट्स में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है। ओपनिंग बैलेंस, फिर और रिसिप्ट्स में क्या होगा सर, कैश सेल्स है। फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है। फिर और कहाँ से पैसा आने वाला है सर, सर एडवांस ऑन सेल ऑफ व्हीकल। देन डिविडेंड रिसीव्ड। ये हो गया टोटल रिसीट्स, जिसको हम लोग ए बोलेंगे। अभी पेमेंट्स लेस करेंगे। पेमेंट पे टू क्रेडिटर्स, then pay to wages, then pay to overheads, then purchase of plant and machinery, dividends on preference shares। बस यही सब था टोटल पेमेंट्स। इसको हम लोग बताएंगे बी, क्लोजिंग बैलेंस। ए माइनस बी। अभी मेरा पूरा बजट का प्रोफॉर्मा रेडी है, and now I will fill up the data. Yeah, give me 1 second please. Okay, तो मेरे पास कौन सा डेटा है सर, आई हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ अप्रैल में ओपनिंग स्टॉक कैश का था 6,000। फिर कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, वो सब कुछ कैलकुलेट करना है। एडवांस ऑन सेल ऑफ व्हीकल टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ जून, कितना, 9,000। डिविडेंड to be received how much, 1,000 in June। Then
पे टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन है सर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स नो कैलकुलेशन। तो 2 मंथ तो कहना है जनवरी का मार्च में, फेब्रुवरी का अप्रैल में, यस फेब्रुवरी का अप्रैल में। तो मेरे पास फेब्रुवरी का है मटेरियल, कितना है फेब्रुवरी का मटेरियल 9600, अप्रैल में, मार्च का मई में, मार्च का कितना है 9000 और जून 9200। एक बार एक स्टार्ट हो गया तो लाइन बाय लाइन जाना हो गया। क्रेडिटर्स हो गया, वेजेस का कैलकुलेशन है क्योंकि 1/4 मंथ है, ओवरहेड्स का भी कैलकुलेशन है, हाफ मंथ है। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए ईएमआई पे करना है 96,000 का, नहीं 2000, 2000 बोला है, 2000 टू बी पेड अप्रैल, यानी बहुत सा महीनों के लिए जाएगा वो। ओके, नाउ वी गो अहेड। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 2 lakhs का 5% मतलब 10,000 टू बी पेड इन जून, 10,000, दैट्स ऑल। फिर टोटल, बाकी तो टोटल, अभी टोटल रिसीट्स कैसे आएगा, टोटल रिसीट्स होगा वो बाद में, पहले चलो लेट अस डू सेल्स, सेल्स का डेटा, सेल्स पहले मंथ्स लिख दूं, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई का एक को चाहिए, सेल्स 14,000, 15,000, 16,000, then 17,000 and 18,000। अभी इसमें से बोला है कैश सेल्स, कैश सेल्स कितना है 10%, 10% कैश सेल्स है, तो 1,400, 1,500, 600, 700 and 1,800, ये हो गया ना। तो कहने से मुझे क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा, बाकी का माइनस कर देंगे प्लीज, 14 माइनस 1,400 है, देन अभी क्या बोला है 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स इन द नेक्स्ट मंथ एंड बैलेंस इन द सेकेंड मंथ, मतलब 50%, अभी मैं लिख रहा हूं 50% इन नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ मतलब फेब्रुवरी का मार्च में, तो 12,600 का 50% इंटू 0.5, तो कितना हो जाएगा 6,300। तो अभी 13,500 का 50% कीजिए प्लीज, 6,750, 14,400 का 7,200, 7,650, ये हो गया 50% इन द नेक्स्ट मंथ, बाकी 50% इन सेकेंड मंथ, वो सेम, तो फेब्रुवरी का अप्रैल में जाएगा। ओके, तो 6,300, 50-50 है ना, तो सेम आंसर आएगा 6,750, 7,200। क्या सबको समझा है? मैंने कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी कर दिया और मेरे पास कैश सेल्स भी है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अप्रैल में दो दो ऐड करने का है, चलो डन। या एनी डाउट्स, एनी डाउट्स प्लीज? सर अभी आपने क्या किया डिटेल्स में? क्या बोल रहे हो बेटा?
डिटेल्स में आपने क्या किया? तो कौन सा फिगर के बारे में बात कर रहे हो? मतलब डिटेल्स वाला पार्ट में पूरा। अरे डिटेल्स वाले पार्ट में बहुत सारा कैलकुलेशन है, बोल ना। 1400 के बारे में बात कर रहा है, 12,600 के बारे में बात कर रहा है। 050 कहाँ पे है आपका? आई एम सॉरी, 13050। 13050। बेटा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन ये उधार है। अभी 12,600 का उधार में से 6,300 तेरे को मार्च में मिलेगा और 6,300 तेरे को अप्रैल में मिलेगा। ये हो गया फरवरी का कलेक्शन, समझा? हाँ सर। वैसे ही 13,500 इज द क्रेडिट सेल्स ऑफ मार्च, 6,750 you will receive in April and 6,750 you will receive in May. Got it? यस सर, यस सर। वैसे एक बार मैंने वो लिख दिया, उसके बाद अप्रैल का प्रीवियस मंथ और उसके पहले का मंथ दोनों का कलेक्शन को ऐड कर दिया। दिस इज टोटल कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। यस सर, समझा। तो कैश सेल्स तो जो महीने में बेचा वही महीने में, तो 16, 17, 1800। तो कैश सेल्स क्या लिखोगे अप्रैल में? 1600, 1700, 1800। एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना है? 1350, 13,050, 13,950 and 14,850। ओके, ये टोटल रिसीट्स हो गया है। क्या आपको कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अभी उसका पूरा डिस्क्लोजर समझा? यस सर। ग्रेट। नाउ विल गो फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। पेमेंट ऑफ वेजेस के बारे में क्या बोला है? पेमेंट ऑफ वेजेस के बारे में बोला है 1/4 मंथ, यानी 3/4 इन द सेम मंथ। जितना मंथ बोला है ना उतना नेक्स्ट मंथ में जाएगा। 1/4 नेक्स्ट मंथ में जाएगा तो 3/4 सेम मंथ में होगा। तो चलो लिखते हैं वेजेस। वेजेस 3,000, 3,000, 3,200, 3,600, 4,000। 1/4 नेक्स्ट मंथ, मतलब इसका 1/4, 3,000 का 1/4 नेक्स्ट मंथ में। सिमिलरली 3,000 का 1/4, सिमिलरली 3,200 का 1/4। जरा 3,200 का 1/4 देखो, 800 आ रहा है, वो यस सर। नेक्स्ट मंथ में जा रहा है। फिर वापस, और मुझे जून का जो 3/4 जुलाई में जाएगा आई डोंट रिक्वायर, क्योंकि जुलाई का मुझे पेमेंट्स नहीं कैलकुलेट करना है। अभी बैलेंस इन द सेम मंथ, ये बहुत क्रूशियल है, बैलेंस इन द सेम मंथ। मैं क्या कर देता हूँ, प्लीज पे अटेंशन। मैं पहले माइनस कर देता हूँ, नहीं तो आपको तकलीफ होगी। ओके, 3/4 in the same month, 3/4 in same month। तो सेम मंथ 3/4 कैलकुलेट करो। 3/4 मतलब 75%। तो आपको मिल जाएगा बैलेंस, बैलेंस मिल जाएगा। बैलेंस कैलकुलेट करना नहीं है, 1/4 नेक्स्ट मंथ लिख देते हैं, 1/4 इन नेक्स्ट मंथ। ओके,
तो कितना 3/4 डिवाइडेड बाय 4, बस 750 750, फिर 800 और 900। ओके, अभी ये दोनों को ऐड कर दो टोटल। किसको किसको ऐड करोगे? सेम मंथ और नेक्स्ट मंथ को। इतना सेम मंथ में पे किया और ये पिछले महीने का पे किया, ऐसा ही सबका कैलकुलेट कर देंगे। मुझे चाहिए अप्रैल मई जून, तो अप्रैल में 3150, अप्रैल में 3150, मई में 3500 एंड जून में 3900। व्हाट अबाउट ओवरहेड्स? क्या आपको वेजेस समझा है? Yes, sir. या तो अगर वेजेस समझा है, ओवरहेड्स हाफ मंथ है, तो हाफ इन द सेम मंथ एंड हाफ इन द नेक्स्ट मंथ। चलो प्लीज कैलकुलेट करके मुझे फिगर्स बताइए, फिर मैं आपके लिए कैलकुलेट करता हूं, मैच करना आपका आंसर्स। आई एम वेटिंग, प्लीज कैलकुलेट, लेट्स चेक इट आउट। मैं अभी कैलकुलेट करता हूं। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कितने दिए हैं? 1700, 1900, 2000, 2200 and 2300। half month, half in the next, half in the same month, तो इसका हाफ and half in the next month। नेक्स्ट मंथ में लिखने का, दैट्स ऑल, इट्स इजी। एक लाइन छोड़ के 1700 डिवाइडेड बाय 2। फिर आपको तो 850 950 वो सब सेम लिखा हुआ है, वही लिखना है। और अप्रैल से टोटलिंग करने का, राइट? तो अप्रैल से टोटल ले लीजिए। हो गया 1950 एंड 2100। 2250। अच्छा, मेरा सारा डेटा फिलअप हो गया है। अभी वी जस्ट नीड टू टोटल। जरा टोटल रिसीट्स बोलो कितना है? टोटल रिसीट्स बताइए कितना है? 20650. 20650। ओके, 20650। वैसे टोटल पेमेंट्स करते हैं अभी। तो अभी क्या, रिसीट्स में से 20,650 में से 16,700 माइनस करेंगे। वैसे ही कैन आई से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अप्रैल विल बी ओपनिंग बैलेंस फॉर मे। मे में ओपनिंग बैलेंस विल बी क्लोजिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, फिर ये सब सेम सिमिलरली। All done. This is my cash budget. Have you understood cash budget, please? पूरी तरह से समझा है कैश बजट? Yes, sir. हेलो, Yes, sir.
ग्रेट। तो दिस वाज कैश बजट। तो हमने फ्लेक्सिबल बजट किया, हमने प्रोडक्शन बजट किया, परचेज बजट किया, एस्टिमेटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, ओके, वो किया, और कैश बजट किया। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंट्रोल रेशियोज। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंट्रोल रेशियोज। देयर आर हाउ मेनी कंट्रोल रेशियोज बेटा? बोलो। There are how many control ratios? Three control ratios: efficiency ratio, capacity ratio, and activity ratio. There are three control ratios. One, efficiency ratio, capacity ratio, and activity ratio. Efficiency. What do you mean by efficiency, sir? Efficiency मतलब comparison between standard hours and actual hours. बरोबर ना? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या चाहते हैं? स्टैंडर्ड आवर शुड बी मोर, इसलिए फॉर्मूला होता है जो भी मोर होता है ना वो न्यूमरेटर होता है, तो स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100, so that becomes your efficiency ratio. कैपेसिटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो आपने अपनी कैपेसिटी को क्रॉस किया कि नहीं? कैपेसिटी मैंने सिलेक्ट करके रखी थी तो दैट इज कॉल्ड एज बजट, और एक्चुअल आपने कितना किया? तो जितना आपने बजट किया था इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि आप उससे ज्यादा करो। अब उससे ज्यादा करो तो इट शुड बी AH डिवाइडेड बाय BH इनटू 100। एंड नाउ एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो मतलब कितने आवर्स होने चाहिए थे, दैट स्टैंडर्ड आवर्स, और कितने आवर्स आपने बजट किए थे। तो आपने जितने बजट किए वो पूरे यूटिलाइज होने चाहिए, मतलब आपने 100% यूटिलाइजेशन किया। सो दैट इज SH अपॉन BH इंटू 100। तो ये प्लीज लिख लीजिए, कमॉन। ओके, तो उसके लिए मैंने एक सम लिख के रखा है। इफ एक्टिविटी रेशियो इज 80%, कैपेसिटी रेशियो इज 120%, कैलकुलेट एफिशिएंसी रेशियो। तो अभी तुम देखो जरा, इफ यू सी दिस you will understand that there is a relation between these three ratios. What is the relation? Efficiency ratio is SH upon AH and capacity ratio is AH upon BH. So can I say SH upon AH into AH upon BH? तो can I say AH cancel हो जाएगा, तो activity ratio क्या हो गया? SH upon BH. So what do we understand from this is efficiency ratio into capacity ratio is equal to activity ratio. तो उन्होंने एक्टिविटी रेशियो दिया और कैपेसिटी रेशियो दिया है, तो मुझे एफिशिएंसी रेशियो, तो कैन आई से एफिशिएंसी रेशियो विल बी इक्वल टू AR डिवाइडेड बाय CR। बरोबर ना बेटा? अगर ER इंटू CR इज इक्वल टू AR, तो ER विल बी इक्वल टू AR डिवाइडेड बाय CR। तो ER is equal to AR is 80.8 divided by 1.2। तो चलो कर लीजिए, कमान। 0.8 divided by 1.2 तो कितना? तो 66 2/3 will be your active efficiency ratio। क्या आपको समझा है? अंडरस्टूड? Yes, sir.
ऐसे ही एक सम आ सकता है जहां पे आपको सारे आवर्स कैलकुलेट करने पड़े, एक्चुअल आवर्स, बजटेड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स, और फिर ये तीनों रेशियो कैलकुलेट करो। ऐसा भी सम आ सकता है। मैंने सम ऐसा लिया है जहां पे रेशियो ऑलरेडी दिए हैं, 2 रेशियो दिए हैं, तीसरा ढूंढना है। ओके, तो this was budgetary control. With this, we have completed budgetary control. So thank you very much. God bless you all.